हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 विज्ञान। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको पुराने टॉपिकों जो कल हमने पढ़ा था उन्हें एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, कल हम आपको टिंडल प्रभाव पढ़ा रहे थे। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव एक पहले हम इसका अपने प्रत्यक्ष जीवन में इसका उदाहरण देख लेते हैं टिंडल प्रभाव का, फिर हम समझते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपका जैसे घर है, ये घर का कोई रूम है, कमरा है। अगर इस कमरे में हल्की सी कहीं ऐसी प्रकाश की रोशनी आए तो आप क्या देखते हो कि ये प्रकाश की रोशनी, जो प्रकाश की किरण है, अगर ऐसे आ रही है तो आपको ये पूरी किरण ऐसे स्पष्ट रूप में दिखाई देती है कि नहीं देती? आप देखे होंगे ये घटना परमानेंट होती है। आप देखते हैं कि इसमें धूल मिट्टी के छोटे छोटे ढेर सारे कण होते हैं, बहुत सारे कण उपस्थित रहते हैं, और ये कण जहाँ प्रकाश आता है खाली वहीं तक दिखाई देता है, जहाँ प्रकाश की किरण नहीं आती वहाँ ये धूल मिट्टी के कण नहीं दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो घटना होती है, इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, या दूसरे रूप में आप समझना चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं कि रात में अगर आप टॉर्च जलाएं, रात में कोई जिसकी प्रकाश की किरणें, प्रकाशिक पुंज जो हो बहुत दूर तक अगर जा रही हो, तो आप अगर ऊपर की तरफ आकाश में ये प्रकाश की टॉर्च को जलाएंगे तो आप ऐसे देखते हैं कि जो टॉर्च है, सपोज दैट ये आपका टॉर्च है, आपने इसको ऑन किया तो आप देखते हैं कि प्रकाश की किरण ऐसे निकल रही होती है, और ये निकलती हुई आपको एकदम क्लियर दिखाई देती है। हाँ, तो ये जो घटना है, ये प्रकाश की किरणों का ये जो दिखाई देना है, ये प्रकाश की किरणें भाई, इसी प्रकाश को, या जो सन वाली बात की अभी मैंने, सूर्य वाली जो उदाहरण दिया मैंने, इसी सूर्य की प्रकाश की किरण को धूप में बाहर आप देखो तो क्या ये किरणें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती। इसी टॉर्च को अगर आप दिन में कहीं जलाइए या कमरे में, अंधेरे कमरे में ही जलाइए, तो रेयर केसों में ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं आपको दिखाई देती हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक्चुअली इनके दिखाई देने का जो कारण होता है वो यही होता है कि हमारा जो माध्यम होता है, जिस माध्यम में हम इसको जला रहे होते हैं, उस माध्यम के जो कण होते हैं, इन कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है। किसके आकार के बराबर होता है? कोलाइडी कणों के बराबर होता है। इसी के कारणवश हमारा जो ये प्रकाश की किरण है ये दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और प्रकाश की किरणों का दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, जब हम प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं, कहाँ से गुजारते हैं? वास्तविक विलयन में से। तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होने की वजह से ये प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश की किरणों का फैलाव नहीं कर पाते। बात समझ में? लेकिन जब हम उसी प्रकाश की किरण को अगर हम कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, अगर हम इन्हीं प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं ये प्रकीर्णित हो जाती हैं। ऐसा होने का रीज़न ये है कि कोलाइडी जो विलयन होते हैं, इनके कणों का आकार जो हमारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होता है उसको फैलाने में सक्षम होते हैं। बात समझ में? तो ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, और प्रकाश की किरणों का ये जो फैलाव होता है ये हमको उस विलयन में एक शंकु की भांति दिखाई देता है, एक चमकते हुए मार्ग में शंकु की भांति दिखाई देता है, और इस शंकु को हम लोग टिंडल शंकु कहते हैं, और ये जो प्रभाव होता है इसी प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब हम प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं, तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होने की वजह से वो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। परंतु जब हम प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, तो कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार में बड़ा होने के कारण, इसकी तुलना से बड़े होने के कारण ये प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, और जो हमारा प्रकाश होता है इसका मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई? टिंडल प्रभाव क्या है, एग्जैक्ट समझ में आया? अब हम देखते हैं टिंडल प्रभाव के बाद जो हमारा आज का अपना टॉपिक है, इस टॉपिक में देखते हैं हम लोग
आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मिश्रणों का हम पृथक्करण कैसे करेंगे। मिश्रणों का पृथक्करण। मिश्रणों का पृथक्करण क्या होता है? जैसे यहाँ कहने का ये मतलब है कि जैसे अभी तक आपने देखा कि मिश्रण क्या है, या अब अशुद्ध पदार्थों को आपने देखा, या विलयन के संदर्भ में आपने देखा कि कैसे विलयन बनता है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर। तो वही सारी बातें हैं कि हम मिलाई गई चीज़ों को अर्थात मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। कहने का यहाँ पे यही मतलब है। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम पृथक को अलग, जो हमारे मिश्रण है, मिश्रण भाई कभी अकेला रहेगा नहीं, किसी एक प्रकार के तत्व से मिलकर के हमारा मिश्रण नहीं बनेगा। बात समझ में? हमेशा मिश्रण जब भी बनेंगे तो ये कई सारे दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बनेंगे। तो कैसे हम इन पदार्थों को पृथक करेंगे, कैसे इन पदार्थों को हम अलग करेंगे? तो इनमें जो हमको पहला मेथड पढ़ना है, इस पहले मेथड का नाम है वाष्पीकरण विधि के द्वारा। वाष्पीकरण विधि के द्वारा, अब आप यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, वो यही है, आप पूरी तरीके से यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है ये विलय नहीं है, ये मिश्रण है। ये मिश्रण है और मिश्रण का जो रूल होता है वो ये होता है कि खाली दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिला दीजिए। समांग या विषमांग होने का यहाँ कोई रूल प्रावधान नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे जो मिश्रण है, इन मिश्रणों पे आप विशेष ध्यान देंगे। अगर आप ये टॉपिक को आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप विलयन के लिए वाष्पीकरण विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने चीनी और इसके साथ पानी, एक मिश्रण बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये जो मिश्रण है ये समांग मिश्रण है यहाँ पे, और अगर मिश्रण समांग है तो इस परिस्थिति में ये विलयन कहलाएगा। और अब अगर आप चाहें कि विलयन जो बना है, इस विलयन का हम पृथक्करण करना चाहें कि विलय के कणों को अलग कर दें, विलायक के कणों को अलग कर दें, और वो भी वाष्पीकरण विधि के द्वारा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जब आप इसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया पे लाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों के कण, विलय और विलायक दोनों के कण ही वाष्पित हो जाते हैं। बात समझ में? जबकि मिश्रण के पृथक्करण का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे चीनी है, पानी है, पानी के साथ आप बालू के कण को घोल दो। किसके कण को घोल दो? बालू के कण को घोल दो। बात समझ में आई? अब अगर आप चाहते हैं कि बालू के कण जो है पानी से एकदम अलग हो जाए तो इसके दो तरीके, दो रूल हैं। आप तो पहला छान करके चर्मपत्र झिल्ली से अगर आप छानेंगे तो बहुत प्योर तरीके से आपके ये जो कण है ये पृथक हो जाएंगे। और अगर आप वाष्पीकरण विधि को अप्लाई कर रहे हैं तब भी हो सकता है। देखिए, अगर आप वाष्पीकरण विधि के द्वारा इसको पृथक करना चाहेंगे तब भी हो जाएगा। भाई, आप वाष्पीकरण की प्रक्रिया में बताया क्या गया है कि जो हमारा द्रव होता है ये उबलना शुरू करता है, उबलने लगता है। तो क्या होगा कि आप जो हमारा ये मिश्रण बनकर के तैयार हुआ है, इस मिश्रण के टेम्परेचर को आप बढ़ाइए, ठीक है। इनकी स्थिति को वाष्पीकरण की अवस्था में लाइए, और क्या होगा कि जो जल है, ये जल के कण जो है जब टेम्परेचर पाएंगे तो यह वाष्पित होकर के उड़ जाएंगे, गैस बनकर के उड़ जाएंगे। तो जो आपका पात्र रहेगा उस पात्र में केवल बालू के कण ही बचेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हम मिश्रणों के पृथक्करण के विषय में बात कर रहे हैं, ना कि विलयन के। तो पहला मेथड हम क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण विधि के द्वारा। देखिए, वाष्पीकरण विधि में हम केवल उन्हीं प्रकार के मिश्रणों को पृथक करेंगे जिनके गुणधर्म वाष्पीकरण पर आधारित हो, मतलब जिनमें जो हमारा विलय हो या विलायक हो। जैसे मिश्रण आप बनाएंगे तो दो प्रकार के आपके पदार्थ रहेंगे या दो से अधिक रहेंगे। अगर आप दो से अधिक रखे हुए हैं तो उनमें से अगर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम वाष्पीकृत कर सकें, तभी जाकर के हम वाष्पीकरण विधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि लोहे की छीलन हो गई, लोहे की छीलन हो गई। अगर आप लोहे की छीलन को बहुत बारीक लोहे का छीलन है, अगर आपने इसे किसी मान लीजिए बेंजीन में घोल दिया, अब अगर आप इसे अलग करना चाह रहे हैं तो आप भाई पहली जो विधि है इसको आप छनन विधि के द्वारा कर सकते हैं, छान करके अलग कर सकते हैं। दूसरी विधि जो है आप उसे वाष्पीकृत कर दीजिए। आप क्या करिए कि वो जो मिश्रण है, दोनों के मिश्रणों के टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिए। जो आपका बेंजीन है, ये बेंजीन क्या करेगा,
टेम्परेचर जब अधिक टेम्परेचर पाएगा तो ये वाष्पित होने लगेगा, अर्थात गैस के कणों के रूप में ये आपके उस मिश्रण से अलग हो जाएगा और जो लोहे की छीलन है ये नीचे बैठ जाएगा, मतलब नीचे बचा रह जाएगा। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये वाष्पीकरण का प्रोसेस है। बात समझ में आई? इसके बाद दूसरा जो हमको प्रोसेस पढ़ना है मिश्रणों के पृथक्करण के रेफरेंस में, वो पढ़ना है अपकेंद्रीकरण। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है। इस प्रोसेस का बड़ा अच्छा सा उदाहरण हमारे सामने है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि घरों में ये काम अक्सर होता है। अच्छा, इस अपकेंद्रीकरण को अपकेंद्रण भी कहा जाता है। अपकेंद्रण, तो दोनों नाम एक ही हैं, दोनों का काम भी एक ही है। तो अपकेंद्रण के सबसे अच्छे उदाहरण आपके सामने हैं। सबसे अच्छे उदाहरणों का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जब आपका दही जम जाता है तो दही जमने के बाद लोग उनका मैथुन करते हैं। बात समझ में? उसे अच्छी तरीके से हिलाते हैं बहुत तीव्रता से। तो क्या होता है कि जो मक्खन के कण होते हैं ये चूँकि दही का जो डेंसिटी होता है, दही की जो डेंसिटी होती है ये थोड़ी अधिक होती है, जबकि इनमें जो मक्खन होते हैं ये मक्खन की जो डेंसिटी होती है थोड़ी कम होती है। जब इनको बहुत तेज़ी से अच्छे से हिलाया जाता है, मैथुन किया जाता है, तो ये क्या होता है कि ये जो कण होते हैं ये हल्के होने की वजह से ऊपर आ जाते हैं। तो इनमें आप देख रहे हैं कि जो आपका क्रीम होता है, जो मक्खन होता है, ये मक्खन दही में सम्मिलित रहता है, बढ़िया तरीके से समाविष्ट रहता है। तो जब आप इसे बहुत अच्छी तरीके से हिलाते हैं तो हिलाने पर ये क्या होता है, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ये जो विधि है, इसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीकरण। अच्छा, अपकेंद्रीकरण मेथड का उपयोग हम लोग वहीं करेंगे जहाँ जो हमारे दो या दो से अधिक पदार्थों में किसी एक की डेंसिटी अधिक होगी, किसी दूसरे की डेंसिटी कम होगी, और ये दोनों आपस में एक दूसरे में बहुत समान रूप से घुले होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस मेथड के जरिए हम जो है मिश्रणों का पृथक्करण करते हैं। तो ये हो गया आपका अपकेंद्री विधि। अपकेंद्री विधि जैसा एज एग्जांपल दिया मैंने, जैसे आप लोग देखते हैं कि दही का मैथुन किया जाता है तो वहाँ से मक्खन मिलता है ना, तो वही जो प्रक्रिया हो रही होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग अपकेंद्रीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद जो अगला हमारे पास मेथड है, इस मेथड में इसका नाम है ऊर्ध्वपातन विधि से। जैसे कि ऊर्ध्वपातन में मैंने आपको बताया था कि ऊर्ध्वपातन में क्या किया जाता है कि जो हमारे जब हम किसी पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर वो बिना द्रव में बदले, ठोस पदार्थ हो बिना द्रव में बदले अगर वो सीधे गैस की अवस्था में चला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण इस प्रकृति का हो कि अगर हम उन्हें टेम्परेचर दे तो ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस की अवस्था में बदल जाएंगे, तो इन ऐसे पदार्थों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद प्रभाजी आसवन, इसके रेफरेंस में हमको पढ़ना है। देखिए, प्रभाजी आसवन जो होता है इसकी सहायता से भी हम जो मिश्रण होते हैं इनको हम पृथक करते हैं। प्रभाजी आसवन में होता क्या है कि प्रभाजी आसवन में हम सबसे पहले टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर दे करके उन्हें वाष्पीकृत किया जाता है, और जब वो वाष्पीकृत हो जाते हैं तो वाष्पीकृत होने के पश्चात उन्हें हम फिर से ठंडा करके द्रव अवस्था में ले आते हैं। ये जो प्रक्रम हो रहा है इसी प्रक्रम को हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए इसका प्रभाजी आसवन का। जैसे मान लीजिए ये पानी और किसी पदार्थ का मिश्रण है, सपोज दैट पानी का हो गया या बेंजीन का हो गया, किसी का भी अगर यहाँ पे मिश्रण उपस्थित है, इस मिश्रण को सबसे पहले आप ताप देना प्रारंभ करो। आप इसे टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, उबलना शुरू करेगा। जब ये वाष्पित हो जाए पूरी तरीके से तो उस वाष्प को इकट्ठा कर लीजिए। अब इसके ऊपर
कोई स्रोत लगा दीजिए कि सारे वाष्प वहाँ जा करके इकट्ठा हो जाएं, ठीक है। अब वाष्प जो इकट्ठा होंगे इन्हें आप फिर से प्राप्त कर लीजिए, और प्राप्त करने के बाद इन्हें ठंडा कर दीजिए, तो फिर से ये द्रव की अवस्था में आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ते हैं। इसमें बस एक टॉपिक और बचा है, तो इसको हम लोग कल पढ़ते हैं। और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप लोग कमेंट के थ्रू में ज़रूर बताएं, हम उसे अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए शेष कल पढ़ते हैं।